जय हिंद प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारे अध्याय साम्य अवस्था को। और अध्याय के एक भाग को कंप्लीट कर लेने के बाद आज हम इस अध्याय के दूसरे भाग पर एंटर कर रहे हैं, जिसका नाम है बेटा आयनिक साम्य। इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो है रासायनिक साम्य, और आज हम पढ़ेंगे क्या, आयनिक साम्य। आयनिक साम्य क्या होता है इसके बारे में समझेंगे, और ये पार्ट थोड़ा सा बड़ा होगा और कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यानी कि अगर आप नीट या जेडबलई का पेपर देते हो, इवन बेटा बोर्ड परीक्षा में भी इससे कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा ही, और ज्यादा नंबर के प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं। तो इसीलिए ध्यान से समझिए आयनिक साम्य क्या होते हैं, इसको हम समझेंगे। लेकिन बेटा इसके लिए हमें कुछ छोटी छोटी बातें पहले जानना पड़ेगा। उनमें से एक है क्या, विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य तथा विद्युत अनअपघट्य। विद्युत अपघट्य तथा विद्युत अनअपघट्य। तो विद्युत अपघट्य क्या होते हैं और विद्युत अनअपघट्य क्या होते हैं, इसके बारे में पहले हम बात करेंगे। और यौगिकों को हमने दो प्रकार में बांटा है। यौगिक जो होते हैं बेटा कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होंगे। एक होते हैं विद्युत अपघट्य, जबकि दूसरे होते हैं आपके क्या, विद्युत अनअपघट्य। दूसरे प्रकार के जो यौगिक हैं उन्हें हम कहते क्या हैं बच्चों, विद्युत अनअपघट्य। तो एक एक करके हम देखेंगे कि विद्युत अपघट्य क्या होंगे और विद्युत अनअपघट्य क्या होंगे। तो जो यौगिक होते हैं दो प्रकार के होंगे। देखिए कुछ यौगिक ऐसे हैं जब मैंने उनका जलीय विलयन बनाया, यानी कि विलयन अवस्था में ले गया, या बेटा उनको हमने गलित अवस्था में ले गए, यानी यौगिक को हमने गला दिया। तो जो यौगिक विलयन अवस्था में या गलित अवस्था में अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं, तो उन्हें उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, विद्युत अपघट्य। और जबकि वे यौगिक जिनको हमने जलीय विलयन बनाया और वो अपने आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, वे कहलाते हैं विद्युत अनअपघट्य। ठीक है ना। तो विद्युत अपघट्य क्या होंगे बेटा, विद्युत अपघट्य की परिभाषा होगी वे यौगिक जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में या गलित अवस्था में, जलीय विलयन भी हम लिख सकते हैं बेटा, या तो हम गलित अवस्था भी लिख सकते हैं, या गलित अवस्था में क्या होता है, अपने आयनों में वियोजित होते हैं। गलित अवस्था में आयनों में वियोजित होते हैं, आयनों में वियोजित हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वियोजित होना मतलब बेटा आयनों में टूट जाना है ना, वियोजित हो जाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। जबकि विद्युत अनअपघट्य हम किसे कह रहे हैं, वे यौगिक जो जलीय विलयन में या गलित अवस्था में, वे यौगिक जो जलीय विलयन में या गलित अवस्था में, जलीय विलयन में या गलित अवस्था में आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, आयनों में नहीं टूटते हैं ना बच्चों, आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, विद्युत अनअपघट्य। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें, जितने भी आयनिक यौगिक हैं, जितने भी आयनिक यौगिक हैं वे बेटा क्या होते हैं, विद्युत अपघट्य होते हैं। सभी आयनिक यौगिक, इसके अलावा सहसंयोजी यौगिकों में बेटा जो ध्रुवीय है वो भी विद्युत अपघट्य के अंदर आते हैं, है ना। तो एवं ध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक, ध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक, तो ये होंगे आपके विद्युत अपघट्य। देखिए ये विद्युत अपघट्य ऐसा नहीं कि केवल 11वीं के लिए आपको पता होना चाहिए बेटा, 12वीं में भी ये बहुत जगह काम पड़ेगा। मतलब केमिस्ट्री आपको सीखनी है, जाननी है, तो ये सब बहुत अच्छे से आना चाहिए। आयनिक यौगिकों की अगर हम बात करें, जैसे हम देखेंगे, मान के चलिए आपके पास है NaCl। NaCl बेटा जानते ही हो गया, ये क्या होता है, नमक होता है, सामान्य लवण है।
इसका जब हम जलीय विलयन AQ मैंने लिखा, मतलब हम जलीय विलयन बना रहे हैं, तो जलीय विलयन बनाने पर बच्चों ये Na प्लस और साथ में Cl माइनस बनाएगा। Na प्लस आयन और साथ में बेटा क्या बनेगा, Cl माइनस आयन। तो क्योंकि ये NaCl जलीय विलयन में Na प्लस और Cl माइनस आयनों में टूट जाता है, इसीलिए यह एक विद्युत अपघट्य होगा। इसके अलावा हम देख लें जैसे MgCl2, इसका भी अगर आप जलीय विलयन बनाएंगे तो Mg2 प्लस और साथ में SO4 2 माइनस आयनों में यह वियोजित होगा। इस तरह से क्योंकि ये आयनों में वियोजित हो रहा है, यह एक विद्युत अपघट्य होगा। और भी देख सकते हैं बेटा, H2SO4 का अगर आप जलीय विलयन लेते हैं तो ये बनाता है 2H प्लस और साथ में बनाता है SO4 2 माइनस। तो ये भी विद्युत अपघट्य है। तो देखिए, वे यौगिक जो आयनों में वियोजित हो रहे हैं वे सभी क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघट्य। HCl को आप लोगे H प्लस और Cl माइनस में वियोजित होगा, यह भी एक विद्युत अपघट्य है। इसके अलावा बेटा NaOH को ले लो आप, NaOH को जब जलीय विलयन में लोगे तो ये आयनों में वियोजित होगा, Na प्लस आयन और साथ में बेटा क्या मिलेगा, OH माइनस आयन। तो इस तरह से वे पदार्थ जो अपने आयनों में वियोजित होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्या, विद्युत अपघट्य। अब बात करें विद्युत अनपघट्य की, तो बेटा विद्युत अपघट्य हमने किसे कहा, जो आयनों में वियोजित नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखें कौन से यौगिक, अध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक, अध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक जो भी होंगे वो अपने आयनों में वियोजित नहीं होंगे और वे क्या कहलाएंगे बेटा, विद्युत अनअपघट्य। अध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक जैसे आप देख सकते हो, ग्लूकोज है मान लीजिए आपके पास C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज है। आपने इसका जलीय विलयन बनाया तो बच्चों ये आयनों में वियोजित नहीं होगा, और क्योंकि आयनों में वियोजित नहीं होगा इसीलिए यह एक विद्युत अनपघट्य है। इसके अलावा यूरिया देख सकते हो, NH2CONH2 इसका सूत्र होता है और यह भी अपने आयनों में वियोजित नहीं होता है। और देख लो आप सुक्रोज यानी कि शक्कर देख लो बेटा, C12H22O11, इसका भी आप जलीय विलयन बनाओगे तो यह भी आयनों में वियोजित नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के बहुत आसान सी बात हमने बोले कि विद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में या गलित अवस्था में आयनों में वियोजित हो जाते हैं, और विद्युत अनपघट्य वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में या गलित अवस्था में आयनों में वियोजित नहीं होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हमने जो समझी। चलिए देखते हैं बेटा आगे और समझते हैं कुछ और बातें। अब देखिए विद्युत अपघट्य क्या है, क्योंकि आयनों में वियोजित हो जाते हैं और इनके आयन वियोजित होकर के बढ़िया स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं। अब बेटा आयन मतलब धन आयन तथा ऋण आयन, मतलब कि धनायन तथा ऋण आयन घूम रहे हैं, कैटायन तथा एनायन घूम रहे हैं। मतलब कौन घूम रहा है, आवेश घूम रहा है। तो आवेश घूम रहा है, अगर मैं इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित करना चाहूं तो बड़े आराम से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो हम एक और परिभाषा बोल सकते हैं कि वे यौगिक जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है उन्हें विद्युत अपघट्य कहते हैं। अब क्यों की जा सकती, क्योंकि इनके पास मुक्त आयन होते हैं। देखिए NaCl को हमने पानी में डाला, Na प्लस अलग और Cl माइनस अलग, यानी कि स्वतंत्र आयन हो गए। अब ये स्वतंत्र आयन घूमेंगे बेटा, घूमेंगे, आवेश घूमेगा, और जैसे ही आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो आवेश प्रवाह होगा बेटा, आवेश के प्रवाह की दर ही हम विद्युत धारा कहते हैं और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। लेकिन जो विद्युत अनपघट्य है उनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इनमें स्वतंत्र आयन नहीं होंगे। तो ध्यान रखें बेटा, कभी भी जलीय विलयन में या गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित होने का कारण सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, स्वतंत्र आयन। अगर स्वतंत्र आयन है तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और अगर बच्चों स्वतंत्र आयन नहीं है तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो हम लिख सकते हैं कि इनमें विलयन अवस्था में, विलयन अवस्था में या बच्चों गलित अवस्था में, विलयन अवस्था में या गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित, गलित अवस्था में विद्युत धारा
प्रवाहित की जा सकती है। क्यों की जा सकती है बेटा, उसका कारण भी हम यहां लिखेंगे, क्योंकि इनमें स्वतंत्र आयन उपस्थित होते हैं। स्वतंत्र आयन उपस्थित होते हैं। तो ये बात ध्यान रखें। देखिए, कभी भी विद्युत धारा प्रवाहित कब होगी, जब आवेश प्रवाहित होगा। अब आवेश दो रूप में होता है बेटा। अगर कोई ठोस है तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के रूप में आवेश बहता है, आवेश प्रवाहित होता है। और अगर कोई द्रव विलयन है, गलित अवस्था में हो रहा है, यानी कि द्रव रूप में हो रहा है, तो वहां पर स्वतंत्र आयन ही जिम्मेदार है। किसके लिए बच्चों? विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए। जबकि विद्युत अनवघट्ट में हम लिखेंगे क्या, कि इनमें, किसमें बेटा, विलयन अवस्था या गलित अवस्था में, विलयन अवस्था या गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। क्योंकि, क्यों नहीं की जा सकती बेटा? क्योंकि इनमें, यानी जब जलीय विलयन बनाए या गलित अवस्था में ले गए तो स्वतंत्र आयन अनुपस्थित होते हैं। स्वतंत्र आयन अनुपस्थित होते हैं। इस तरीके से आप बड़े आराम से समझ सकते हैं कि क्योंकि इनमें स्वतंत्र आयन नहीं है, इसीलिए ये क्या होंगे बेटा, विद्युत अनवघट्ट है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर पाएंगे। अब जो विद्युत अपघट्य है, इनकी खासियत क्या है? आयन में टूटना। अब आयन में टूटना बेटा, आयन में टूटने की जो घटना है, इसे हम वियोजन भी कह सकते हैं, या बच्चों इसके लिए हम अलग से शब्द का उपयोग करेंगे, आयनीकरण। तो अगर आयनीकरण आपको ऐसे पूछेगा तो नहीं बेटा परीक्षाओं में, बस आपको पता होना चाहिए कि आयनन हो रहा है, आयनीकरण हो रहा है, इसका मतलब क्या है, आयन में यौगिक टूट रहा है। तो आयनीकरण क्या होगा कि विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन में, जलीय विलयन में आयनों में वियोजित होना या आयनों में टूटना, आयनों में टूटना क्या कहलाता है बच्चों? आयनीकरण कहलाता है। आयनीकरण कहलाता है। इस तरीके से आयनीकरण का मतलब क्या होगा? आयनों में टूटना। सिंपल सी बात है, आयनीकरण मतलब आयनों में टूटना। ठीक है। अब विद्युत अपघट्य जो होते हैं उन्हें हम दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। विद्युत अपघट्य जो होते हैं बेटा, इन्हें हम दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। एक होते हैं आपके प्रबल विद्युत अपघट्य और दूसरे होते हैं बच्चों क्या? दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो प्रबल किसे कहेंगे? जो प्रबल है मतलब कि जो पूर्ण रूप से आयनों में वियोजित हो जाए। देखिए, विद्युत अपघट्य का काम क्या है? जलीय विलयन में या गलित अवस्था में आयनों में टूटना। जो पूरी तरह से बेटा 100% आयनित हो जाए, आयनों में टूट जाए, वो कहलाएगा क्या? प्रबल। यानी कि आयनों में आराम से, आसानी से टूट गया। लेकिन बेटा कुछ विद्युत अपघट्य ऐसे होते हैं जो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते, नखरे दिखाते हैं बेटा, मतलब कि उनका कुछ हिस्सा आयनित होता है, आंशिक रूप से वियोजन होता है जिनमें, उन्हें हम क्या कहते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो चलिए एक एक करके इनकी भी हम परिभाषा लिखेंगे। प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होंगे बेटा? वे विद्युत अपघट्य जो 100% यानी पूर्ण रूप से, ठीक है बेटा, जो पूर्ण रूप से यानी कि 100% आयनित हो जाते हैं। आयनित होना मतलब आयन में टूटना है ना,
अब ऐसा लिखें बार बार हम आयन में टूट जाते हैं, उससे अच्छा हम लिख दें आयनित हो जाते हैं। आयनित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्य वे विद्युत अपघट्य होते हैं, वे विद्युत अपघट्य जो पूर्ण रूप से नहीं टूटते बेटा, आंशिक रूप से, आंशिक रूप से आयनित हो जाते हैं। अब आयनित कब होंगे? जलीय विलयन या गलित अवस्था में आयनित हो जाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ठीक है, तो विद्युत अपघट्य दो प्रकार के हुए, एक है प्रबल और एक है दुर्बल। प्रबल मतलब जो पूर्ण रूप से आयनों में वियोजित हो जाएगा वो प्रबल विद्युत अपघट्य, और जो आंशिक रूप से थोड़ा सा आयनों में वियोजित होगा वो कहलाएगा क्या? दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब उदाहरण के साथ बात करते हैं हम इसकी। जैसे बेटा हमने देखा NaCl, तो जब मैंने NaCl का जलीय विलयन लिया तो ये पूर्ण रूप से 100% आयनित हो गया, यानी कि पूर्ण रूप से आयनों में टूट गया, और हमें प्राप्त हुए क्या बेटा? Na+ और Cl- आयन। ठीक है, NaCl के जलीय विलयन को जब हमने देखा तो इसमें 100% ये NaCl टूट चुका था Na+ और Cl- आयनों के रूप में। अब देखिए क्योंकि पूर्ण रूप से हो रहा है इसलिए हम एक सिंगल एरो लगाएंगे। ये सिंगल एरो क्या बता रहा है? कि पूर्ण रूप से आयनों में टूट चुका है। और भी देख सकते हो आप MgCl2, अगर इसको भी आप लोगे बेटा तो ये पूर्ण रूप से 100% आयनों में वियोजित होगा, और बनेगा क्या यहां पर? Mg2+ आयन, और साथ में बनेगा बेटा 2 Cl- आयन। इसके अलावा आप H2SO4 देख लीजिए, इसका भी जब आप जलीय विलयन बनाएंगे तो ये 100% आयनित होगा, और बनाएगा क्या? H+, जो कि 2 मिलेंगे बेटा क्योंकि H2 है यहां पर, और साथ में मिलेगा मेरे बच्चों SO4 2- आयन। ठीक है, तो ये ध्यान रखने की बात है कि जो 100% पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह भी बेटा 100% आयनित हो जाएगा, इसीलिए यह भी क्या कहलाएगा? प्रबल विद्युत अपघट्य। तो बड़ी आसान तरीके से हम प्रबल विद्युत अपघट्य को पहचान सकते हैं। वे विद्युत अपघट्य जो 100% अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। अब दुर्बल किसे बोलेंगे बेटा? दुर्बल जो 100% आयनों में वियोजित नहीं हुआ। अब जैसे उदाहरण के तौर पर एसिटिक अम्ल CH3COOH, देखिए जब इसका जलीय विलयन हमने बनाया तो ये आंशिक रूप से वियोजित हुआ। अब इसको हम केमिस्ट्री में एरो से दिखाना चाह रहे हैं बेटा, तो क्योंकि पूर्ण रूप से नहीं टूट रहा है इसीलिए यहां पर ये डबल हेड वाला एरो, मतलब दो तीर वाला एरो हम बनाते हैं। ये साम्यावस्था को भी बताता है। हाँ तो बिल्कुल बेटा, दुर्बल विद्युत अपघट्य का आयनन जब होगा तो यहां साम्यावस्था स्थापित होगी। क्यों होगी वो भी हम देखते हैं। देखिए ऐसा नहीं कि ये पूरा 100% नहीं टूटना चाह रहा है, ये भी चाहता है कि भाई मैं भी 100% आयनों में वियोजित हो जाऊं, लेकिन जैसे ही इसकी कुछ मात्रा आयनों में वियोजित होती है और ये आयन वापस मिलकर के यौगिक बनाने लगते हैं। मतलब बेटा कि जितनी थोड़ी बहुत मात्रा आयनों की बनी, अग्र अभिक्रिया हुई थोड़ी बहुत, और उसके बाद धीरे धीरे पश्च अभिक्रिया होने लगती है, और एक समय में यहां पर साम्यावस्था प्राप्त हो जाती है। कहने का मतलब कि एक समय में जितना यौगिक का आयनीकरण होगा उतना ही संगुणन होगा। आयनीकरण मतलब आयनों में टूटना, संगुणन मतलब इकट्ठा होकर यौगिक बनाना। तो जितना यौगिक आयनों में टूटेगा उतने ही आयन यौगिक में बदल जाएंगे बेटा, तो हमें मिल जाएगी क्या? साम्यावस्था। तो एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद कर लेना चाहिए, क्या बच्चों? कि दुर्बल विद्युत अपघट्य का वियोजन या आयनीकरण, है ना, आयनीकरण सदैव कैसा होता है बेटा? सदैव एक उत्क्रमणीय होता है ना। उत्क्रमणीय होना मतलब दोनों तरफ होना, कि मतलब अभिकारक से उत्पाद का भी बनना और उत्पाद से अभिकारक का भी बनना। उत्क्रमणीय होता है
ठीक है, और एवं साम्यावस्था प्राप्त होती है, एवं साम्यावस्था प्राप्त होती है। और क्योंकि इसमें साम्यावस्था मिल रही है बेटा, इसीलिए इस चैप्टर में इस टॉपिक को हमने डिस्कस कर रहे हैं ना। अगर साम्यावस्था नहीं मिलती तो इस चैप्टर में तो इसे हम पढ़ते नहीं, भले कहीं और पढ़ते, लेकिन यहां नहीं पढ़ते। यहां क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसमें भी हमें साम्यावस्था प्राप्त हो रही है। जहां जहां पूरी केमिस्ट्री में साम्यावस्था है बेटा, वो सारे टॉपिक इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, और भी उदाहरण है हमारे पास, ऐसा नहीं कि ये एक ही है, और भी होते हैं बेटा। जितने कार्बनिक अम्ल हैं वो सारे के सारे दुर्बल अम्ल होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं। जैसे HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, इसको बच्चों हम H+ और Cn- में तोड़ देते हैं, और क्योंकि ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है, इसीलिए क्या होगा, इसका जो आयनीकरण होगा वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी और हमें क्या मिल जाएगी बेटा, साम्यावस्था। इसके अलावा जैसे NH4OH है, इसको भी जब हम जलीय विलयन में देखते हैं तो ये आंशिक रूप से अपने आयनों में टूटता है। कौन कौन से आयन मिलते हैं? NH4+ और OH-। ये हो गया। AgCl का ये एक लवण है बेटा, सिल्वर क्लोराइड, लेकिन अगर आप इसका क्या करते हो, जलीय विलयन बनाते हो, तो ये पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता, ये आंशिक रूप से घुलनशील होता है, पूर्ण रूप से घुलनशील नहीं होता है। या हम कह सकते हैं ये अति अल्प विलेय लवण है, क्योंकि ये जल में बहुत निम्न मात्रा में घुलनशील होता है, मतलब कि थोड़े बहुत आयन ही इसमें हमें प्राप्त होते हैं। तो बच्चों इस तरह से ये कहलाते हैं क्या, दुर्बल विद्युत अपघट्य। ठीक है, चलिए अब मैं एक और टर्म कवर करूंगा इस लेक्चर में जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे बेटा हमने पढ़े थे इसके पहले वियोजन की मात्रा, वैसे ही हम पढ़ते हैं क्या, आयनन की मात्रा, आयनन की कोटि या आयनन की मात्रा। आयनन की कोटि लिख लें आप, या बेटा इसे ही आप बोल सकते हो आयनन की मात्रा। तो आयनन की कोटि या आयनन की मात्रा क्या होती है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, वियोजन की मात्रा क्या थी? वियोजन की मात्रा मतलब कि कितना वियोजित होता है, एक मोल में से कितना टूटता है। तो आयनन की कोटि क्या होगी, एक मोल में से कितना आयनीकरण होता है, मतलब बेटा एक मोल यौगिक, एक मोल विद्युत अपघट्य कितना आयनित होता है, यही हमें कौन बताएगा, वियोजन की कोटि या वियोजन की मात्रा। एक मोल में से कितना टूटा, वियोजन की मात्रा क्या होगी बेटा, एक मोल में से कितना टूटा। कभी हो सकता है अगर प्रबल विद्युत अपघट्य है वो तो पूर्ण रूप से टूट जाता है, तो उसकी वियोजन की मात्रा एक होगी कि एक मोल में से एक मोल टूट गया। लेकिन अगर मान लो पूरा प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है, एक दुर्बल विद्युत अपघट्य मेरे पास, तो वो पूरा एक मोल में एक मोल नहीं टूटेगा, उसमें से कुछ कम टूटेगा, तो उस हिसाब से उसके लिए आयनन की मात्रा कुछ और होगी। इसको बेटा हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, वियोजन की कोटि या वियोजन की मात्रा। जैसे कि बेटा हमने इसके पहले वियोजन की कोटि या वियोजन की मात्रा को भी अल्फा से दिखाया था, और आयनन की कोटि या आयनन की मात्रा को भी हम अल्फा से ही प्रदर्शित करते हैं। एक मोल विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में, है ना, एक मोल विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में आयनित, आयनित होना मतलब आयन में टूटना, है ना, आयनित मोलों की संख्या, मोलों की संख्या हमेशा बेटा ये एक मोल के लिए ही निकाली जाती है। ठीक है, तो क्या होगा, आयनन की कोटि या आयनन की मात्रा बराबर एक मोल विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में आयनित मोलों की संख्या। तो अभी क्या होगा बेटा, इसका सूत्र होगा अल्फा। अल्फा क्या बताता है कि एक में से कितना टूटा, एक में से कितना आयनित हुआ, मतलब एक मोल में से कितना टूटा। तो इसका सूत्र हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसका सूत्र हम लिख सकते हैं आयनित मोलों की संख्या, कि कितने आयनित हुए वो लेंगे, आयनित मोलों की संख्या बटे, बटे में क्या आएगा बच्चों, कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। और इसका उपयोग आप पूरे अध्याय में करेंगे, है ना। आप देखना नेक्स्ट लेक्चर से हम पूरे चैप्टर में इसे हम कहीं ना कहीं पढ़ते ही रहेंगे। तो ये हो गया आपका क्या, अल्फा, यानी कि आयनन की मात्रा या आयनन की कोटि।
अब बच्चों एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए अल्फा कितना होगा? तो बेटा प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए अगर मैं अल्फा लिखना चाहूं तो देखिए, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए अल्फा का मान मुझे लिखना है, हम बड़े आराम से लिखेंगे। देखिए कैसे, प्रबल विद्युत अपघट्य मतलब कि जो 100% आयनित हुआ, यानी एक मोल में से पूरा एक आयनित हुआ, तो जितने आयनित मोल उतने ही कुल मोल है, यानी कि बेटा समान संख्याओं का अनुपात हमेशा एक होता है। और अब आप आज से याद रखेंगे इस बात को कि इसके लिए प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए अल्फा हमेशा एक होगा। लेकिन अगर सर मेरे पास रहा दुर्बल विद्युत अपघट्य तो क्या होगा सर? दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए तो बड़े आराम से बच्चों हम बता देंगे कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए जो अल्फा है वो जितना भी होगा वो तो नहीं पता, लेकिन एक से कम होगा ये पक्का है। क्यों होगा सर एक से कम? तो देख बेटा, क्योंकि आयनित मोल कम है। आयनित मोल मतलब एक मोल में से कितना टूटा? अब एक में से एक तो नहीं टूटा, अगर एक में से पूरा एक टूट जाता तो वो प्रबल होता। दुर्बल है मतलब कि एक मोल में से कुछ कम टूटा, मतलब हो सकता है आधा टूटा या 1/3 टूटा, 1/4 टूटा, 75% टूटा, यानी कि 1/4 टूट गया मान लो, सॉरी 3/4 बेटा, है ना। तो इस तरह से कितना टूटा, लेकिन आयनित मोल जितने भी टूटे वो तो कम है, कुल मोल हमेशा ज्यादा है, कम बटे ज्यादा एक से कम ही आएगा, पक्का है। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो वियोजन की कोटि है इसका मान बेटा अधिकतम मान एक हो सकता है। अधिकतम मान कितना होगा? एक, ठीक है, यानी एक के बराबर होगा या तो एक से कम होगा, और साथ ही साथ जीरो से तो ज्यादा ही होगा, जीरो से ज्यादा होगा विद्युत अपघट्य के लिए, ठीक है ना। विद्युत अपघट्य के लिए हमेशा जो अल्फा है जीरो से एक के बीच होगा। आसान भाषा में इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि अल्फा जीरो से एक के बीच होगा। अगर प्रबल विद्युत अपघट्य है तो एक, और दुर्बल है तो जीरो से एक के बीच कोई भी संख्या, 0.5, 0.2, इस तरह से, है ना। फिर लेकिन सर अगर मेरे पास दुर्बल विद्युत अपघट्य हो तो क्या होगा? सॉरी सर, मेरे पास अगर विद्युत अनपघट्य हो तो क्या होगा? तो विद्युत अनअपघट्य के लिए, अनअपघट्य के लिए, तो विद्युत अनपघट्य के लिए क्या होगा बेटा? वो तो विद्युत अनपघट्य कैसे कहते हैं हम? जो आयनों में टूटता ही नहीं, मतलब एक मोल में से कितना टूटा? 0 मोल टूटा, यानी अल्फा का मान हो जाएगा 0। तो अल्फा का मान अगर 0 है मतलब कि विद्युत अनपघट्य है। अगर विद्युत अपघट्य तो अल्फा का मान 0 से 1 के बीच होगा। प्रबल विद्युत अपघट्य तो 1 होगा, दुर्बल है तो 0 से 1 के बीच। अगर बच्चों कोई यौगिक 50% आयनों में टूटा तो अल्फा का मान कितना होगा? 0.5। अगर कोई यौगिक 75% आयनित हो रहा है, इसका मतलब है कि उसके लिए अल्फा का मान होगा 0.75। जितने प्रतिशत है उस हिसाब से हम बताते हैं। 10% है तो अल्फा का मान होगा 0.1, 20% है तो 0.2। इस तरीके से हम अल्फा का मान बता सकते हैं। तो ये था बेटा विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, अनपघट्य क्या होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य और वियोजन की कोटि हमने डिस्कस किए। तो यहां तक आप बढ़िया से नोट्स बना लीजिए और इन बातों को ध्यान रखिए ताकि आप नेक्स्ट लेक्चर को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, अच्छे से कवर कर सके। ठीक है।